तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग अब यहाँ पर एंसेस्टर के जो भी स्टोरेज बैग में आइटम्स थे ये उन्हें चेक करता है। अब आगे और जो चीज़ इसको अट्रैक्ट करती है उसमें से एक व्हील शेप्ड ट्रेजर था। और इस चीज़ में वांगलिंग इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि फर्स्ट डेविल ने इसे बताया था कि इस ट्रेजर के अंदर में एक सोल सील्ड है और डेविल ने कहा था कि आप उसे रिलीज कर दो। पर वांगलिंग भी चौकन्ना था क्योंकि यह फर्स्ट डेविल को जानता था कि फर्स्ट डेविल एक डेविल तो है पर इसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा है। और वांगलिंग भी समझ जाता है कि एंसेस्टर ने जानबूझ के ये सोल रखा था यहाँ पर ताकि फर्स्ट डेविल कुछ इन्हें धोखा न दे पाए और इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहे। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो तुरंत ही फर्स्ट डेविल बाहर आ जाता है और कहता है कि मास्टर ये वही वही ट्रेजर व्हील है, इसके अंदर सोल है, उसको आप रिलीज कर दीजिए। अब वांगलिंग इसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। अब जू लीगो फिर कहता है कि जेमन डेमन क्लैन के एंसेस्टर उसे उसी में रखे हुए हैं। और वांगलिंग पूछता है तो इस सोल का कल्टीवेशन लेवल क्या है। अब फर्स्ट डेविल थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब ये बताता है उनका कोई कल्टीवेशन लेवल नहीं है, वो एक सोल फ्रैगमेंट है यानी कि सोल का हिस्सा। अगर आप उन्हें बचाओगे नहीं तो मैं खुद बचाऊंगा। वांगलिंग स्माइल करता है कि चिंतित मत हो, मैं रिलीज कर दूंगा उसे। और वांगलिंग अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इस व्हील पे डालता है और यहाँ से एक ग्रीन ग्लो चमकने लगता है। और ये ग्रीन ग्लो वांगलिंग के ऑरा को मानो एब्जॉर्ब कर रहा था। वांगलिंग भी कहता है इंटरेस्टिंग। अब इधर फर्स्ट डेविल काफ़ी तेजी से उस व्हील ट्रेजर की तरफ बढ़ता है और वांगलिंग में हैरान हो जाता है कि भाई इसको क्या हुआ, ये व्हील की तरफ क्यों बढ़ रहा है। वांगलिंग फिर से उस पर अपनी ऑरा डाल रहा था और व्हील पर कुछ अलग सिंबल्स बनते हैं। जूलिगो जो कि काफ़ी करीब जा चुका था उस सिंबल की वजह से ये काफ़ी पीछे हट जाता है और फर्स्ट डेविल फिर से आगे बढ़ने वाला था। कभी मैं उसको फर्स्ट डेविल बोलता हूँ, कभी जूलिगो, पर एक ही बंदा है वो। और वांगलिंग के डांटने पर ये रुक जाता है और अब बताता है कि मास्टर जब भी मैं इस ट्रेजर को देखता हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब मेरा कंट्रोल मुझ पे रहता ही नहीं है। अब वांगलिंग व्हील ट्रेजर पर जो भी बैरियर्स लगे थे इन्हें तोड़ने लगता है और फाइनली ये व्हील जैसे ही टूटता है इसमें से एक रेड लाइट बाहर निकलता है और एक हंसी जो कि मानो डेमोनिक हो, एक पावर जो कि काफ़ी मिस्टीरियस हो, इस व्हील में से बाहर निकलता है। फर्स्ट डेविल इसके अंदर मानो एक डिजायर भर चुका हो और ये जो रेड लाइट अभी चमक रहा था ये एक वुमेन में बदल जाता है। और ये लेडी फर्स्ट डेविल को कह के बुलाती है, एल्डर ब्रदर जू, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपने जाके अभी मुझे बचाया। और मानो इस समय ये फर्स्ट डेविल से फ्लर्ट कर रही हो। इवन वांगलिंग का भी हर्ट थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये सोल सेलिंग टेक्निक्स यूज़ करता है तो ये फिलहाल खुद को शांत कर लेता है। पर वांगलिंग समझ रहा था कि भाई अगर फाइट के समय ऐसा हो जाए तब तो ये मारा जाएगा। और वांगलिंग को गुस्सा आता है कि ऐसी डेमोनिक टेक्निक तुम मेरे सामने यूज़ कर रही हो। डेविल जो कि मंत्रमुग्ध हो चुका था वांगलिंग के डांटने पर ये शांत हो जाता है और पीछे हटता है। अब ये जो वुमन थी ये वांगलिंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है मानो कि मैं आपको ऑफेंड थोड़ी करना चाहती हूँ। और इसकी आवाज़ मानो जैसे वांगलिंग के कानों में पड़ती है, वांगलिंग का दिल दहल सा जाता है। और फर्स्ट डेविल ये आवाज़ सुनकर फिर से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब ये जो वुमन थी ये वांगलिंग की तरफ बढ़ती है और इसके फोरहेड की तरफ बढ़ने लगती है। पर वांगलिंग ये फिर से शांत हो चुका था। वुमेन भी समझती है और अब ये पीछे हटने लगती है। पर वांगलिंग इस दौरान सोल फ्लैग को निकालता है जो कि इसने बनाया था और इस वुमेन की तरफ बढ़ा देता है। अब इसमें ली युआनफेंग का सोल था तो ये इस वुमेन को डिवोर करना चाहता था। पर तभी ये वुमेन बोलती कि मेरे बड़े भाई हो, मतलब 1000 या 2000 जो भी सोल्स थे, मैं आपके दुश्मन थोड़ी हूँ। इवन ली युआनफेंग का भी सोल कंफ्यूज हो जाता है और बाकी सोल का तो छोड़ ही दो, जबकि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था। और ये वुमेन इस दौरान इन सोल से कहती है कि इन्हें मार दो, उसके बाद मैं आपके साथ रहूंगी। और अब ली युआनफेंग और बाकी सोल्स वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग शांत था, फर्स्ट डेविल भी इधर मंत्रमुग्ध था और फर्स्ट डेविल पीछे से वांगलिंग पर अटैक करने वाला था पर वांगलिंग इसे बीच में ही इंजर्ड कर देता है। फर्स्ट डेविल अब शांत हो जाता है और गुस्सा करता है इस वुमेन पे कि तुम मुझे चार्म कर रही हो ताकि मैं अपने मास्टर को इंजर्ड करूं। इधर ली युआनफेंग वगैरह का सोल वांगलिंग के करीब था। वांगलिंग बस अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाता है और ये सोल्स कांपने लगते हैं और वांगलिंग को गुस्सा आता है कि बहुत हुआ। ये अपने हाथ को इस वुमेन की तरफ बढ़ाता है और सक्शन फोर्स से ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और इस सोल फ्रेगमेंट में क्या था, एक डोमेन था, ये समझ जाता है और ये डोमेन काफ़ी स्ट्रांग था। और वांगलिंग कहता है इंटरेस्टिंग, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये वुमेन स्ट्रगल करती है, सांस लेती है और कहती है मैंने तुम्हें ऑफेंड भी नहीं किया, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। अब वांगलिंग को इसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी पावर को यूज़ करता है और ये वुमेन डरने लगती है और फाइनली बोलती है मेरा नाम मेजी है। और इसकी आंखों में एक अलग डर था और ये पहली बार हैरान हुई थी कि अगर किसी से ये बात कर ले तो वो बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है। वांगलिंग पहला ऐसा बंदा था। इसके अलावा एंसेस्टर भी
जो जायड डेमन क्लैन के थे, क्योंकि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे थे, तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेकिन अपने पावर के दम पर वो ब्रेक फ्री कर लिए थे। और वांगलिंग इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि जो सोल सीलिंग टेक्निक है वो बहुत काम आती है, क्योंकि सोल का जो अफेक्शन होता है उससे बचा जा सकता है। और साथ में क्योंकि वांगलिंग लड़कियों से हमेशा से दूर रहा है, तो है ये सख्त लौंडा भी, इसीलिए ये बच गया था। अब ये वुमेन से पूछने पर ये बताती है कि ये डोमेन तो इसके पास पहले से है, हालांकि इसका पावर लेवल कोर फॉर्मेशन लेवल पे था। और वांगलिंग अंदाजा लगाते कि ये वुमेन ये खुद की नहीं है, मतलब कोई पावरफुल वुमेन होगी जो कि अपने बॉडी को स्प्लिट की होगी या कल्टीवेशन के दौरान उसका पावर इकट्ठा होकर के ये बनी होगी। और शायद ये जो वुमेन है ये चार्म या लस्ट वुमेन से बनी है। वांगलिंग फिलहाल इस वुमेन को सील करके रख लेता है और फर्स्ट डेविल भी इस दौरान तलवार के अंदर घुस जाता है। अब वांगलिंग यहाँ पर अपने पगोड़ा को बाहर निकालता है। एंसेस्टर जाओई का डोमेन चारों तरफ फैल जाता है और इसमें से जावरू बाहर आती है और आते ही कहती है कि आप बुरे हो। लिटिल वाइट भी जावरू के साथ आके खड़ा हो चुका था। अभी जो टाइगर था डेमोनिक टाइगर था, लेकिन इस पगोड़ा के अंदर क्योंकि इसे कई महीने रहना पड़ता है अभी, तो इसे फल खाना पड़ रहा था। और कभी कभी तो गुस्से में जावरू को भी खाना चाहता था, लेकिन जानता था कि क्या होगा। और इस दौरान एक चीज इसने और फील किया था कि जावरू के बॉडी के अंदर एक पावर अब ग्रो कर रहा था। अब जावरू की बातों को सुनकर वांगलिंग स्माइल करता है कि हाँ मेरी गलती है, चलो अभी खाना वाना खाने चलते हैं। और आपने तो अभी तक बिग टाइगर भी नहीं लाया। वांगलिंग फिर से कहता अगली बार पक्का, चलते कहीं पे बाद में ढूंढते हैं। अब जावरू खुश हो जाती है। इस दौरान जावरू वांगलिंग से बोलती है कि जब भी मैं रात में सोती हूँ मुझे एक सपना आता है कि एक बिग सिस्टर है जो कि आपके साथ है, और वो एकदम जानी पहचानी लगती है। वांगलिंग भी थोड़ा सा डर जाता है और समझ जाता है फिर कि शायद ये वानेर होगी, क्योंकि 6 साल अभी भी और बचे थे ली मुआन के सोल को जागने में। और जावरू इस दौरान कहती है क्या मैं मॉन्स्टर हूँ? लिटिल वाइट जिसके ऊपर ये बैठी थी वो तो तुरंत ही मुंडी हिला देता है कि सच में तुम मॉन्स्टर ही हो। ये तो मेरे जैसे डेमन टाइगर को कौन बुली कर सकता है, और मेरे साथ फीमेल टाइगर्स भी नहीं है। मेरी जिंदगी तुमने खराब करके रख दी है। जावरू इस दौरान रोने लगती है। वांगलिंग पूछता है क्या हुआ? ये बताती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि मानो मेरे बॉडी के अंदर कोई और भी है, इसलिए मैं डरी हुई हूँ। पर वांगलिंग इसे समझाता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो। और जावरू इस दौरान वांगलिंग से गले रख के रो रही थी कि जो मेरे बॉडी के अंदर है वो वही है जिनको मैं सपने में देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो। वांगलिंग का दिल एकदम टहल जाता है और ये भी कंफ्यूज था, क्योंकि ये सोचता है जब ली मुवान के सोल को इसने उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डाला था तो उस बेबी का सोल ही नहीं था, क्योंकि सोल बनने में टाइम लगता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि जावरू ली मुवान होनी चाहिए और ली मुवान जावरू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जावरू ली मुवान के सोल को रिजेक्ट कर रही है, मतलब इसका खुद का सोल है। इसका कारण एक ही हो सकता है। अब वांगलिंग अंदाजा लगाता है कि जब इसने ली मुआन के सोल को उस प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में डाला था तब तक जो जावरू थी जो पेट में थी उसका खुद का सोल डेवलप हो चुका था। इन अ सेंस जावरू के अंदर 2 सोल है, एक इसका और दूसरा ली मुआन का। और इससे एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि ली मुआन का सोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जावरू के सोल को फ्यूचर में डिवोर कर जाएगा। इधर जावरू रो रही थी क्या आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो? वांगलिंग सोचता है क्या इसने गलत किया है। फिलहाल ये जावरू को समझाता है कि समझ लो कि तुम्हारे अंदर बिग सिस्टर है और चिंता मत करो। और वांगलिंग इसे एक स्माइल देता है। जावरू मान जाती है, लेकिन वांगलिंग इसको एक अलग ही दर्द हो रहा था कि एक लाइफ के लिए दूसरे लाइफ को तबाह करना, क्या ये सही है? और ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जावरू तो बच्ची है। जावरू भी समझती है कि वांगलिंग को किसी बात का बुरा लग रहा है और ये कहती है कि फ्यूचर में मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करूँगी। वांगलिंग इस बच्चे के आंसू को पोंछता है और कहता है चलो एक बड़ा सा टाइगर पकड़ते हैं। जावरू काफ़ी खुश हो चुकी थी और कहती है वैसे भी ये लिटिल वाइट बहुत नॉटी हो चुका है, जब हम बिग टाइगर पकड़ेंगे तो बिग टाइगर से लिटिल वाइट को पिटवाएंगे अगर ये बदमाशी करेगा तो। लिटिल वाइट कुछ बोलने ही वाला था तभी वांगलिंग वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो जावरू थी वो 13 साल की हो चुकी थी और ये समझती थी अब क्योंकि 13 साल की हो चुकी थी कि वांगलिंग जब इसकी तरफ देखता है तो इसके अंदर क्या वो देखता है, यानी कि जो बिग सिस्टर है उन्हें देखता है। लेकिन वहीं ग्रैंडपा टियान जब देखते हैं तो इसे देखते हैं। और आपने मुझे उस बैड कल्टीवेटर से इसलिए बचाया था क्योंकि मेरे अंदर बिग सिस्टर है और मैंने देखा है सपने में वो बिग सिस्टर बहुत सुंदर है। और इस दौरान ये भी सोचती है कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं भी बहुत सुंदर होंगी। फिलहाल वांगलिंग वगैरह ट्रैवल करते करते एक जंगल में पहुंच चुके थे और एक बड़ा सा टाइगर वांगलिंग पकड़ लेता है। ये टाइगर जो था 30 फीट लंबा था, लेकिन ये टाइगर उतना स्मार्ट नहीं था जितना लिटिल वाइट है, लेकिन था ये काफ़ी तगड़ा। और वांगलिंग इस टाइगर के सोल पर अपना एक इम्प्रिंट छोड़ देता है ताकि जावरू इसके मास्टर बन सके।
और जाओरू इसका नाम लिटिल वॉयलेट रखती है क्योंकि ये थोड़ा पर्पल कलर का था। इधर लिटिल वाइट को अच्छा नहीं लगता है कि यार एक और टाइगर आ गया, और मैं तो डेमोनिक टाइगर हूँ, ये तो नॉर्मल टाइगर है। लेकिन लिटिल वॉयलेट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, और जब लिटिल वाइट गुस्सा करता है तो लिटिल वॉयलेट इसे पीछे फेंक देता है। जाओरू भी काफ़ी खुश थी, पर वांगलिंग इधर ये सोच रहा था जिस दिन ली मुआन का नासेंट सोल जागेगा, जाओरू का सोल वो डिवोर कर लेगा। दोनों एक साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं? और अगर ये ली मुआन के सोल को पहले निकाल लेगा तो जाओरू तो बच जाएगी, पर ली मुआन का सोल को बचाना मुश्किल होगा क्योंकि ली मुआन का सोल काफ़ी कमजोर था, वो रिकवर हो रहा है। और वांगलिंग सोच रहा था यार मैं कितना सेल्फिश हूँ, हालांकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है पर अपने मकसद के लिए कभी किसी को नहीं मारा था। समय बीतता है, मौसम गुजरते हैं और 2 साल और निकल जाते हैं। जाओरू अब 15 साल की हो चुकी थी, 4 साल अभी और बाकी थे ली मुआन के सोल को जागने में। और समय के साथ जाओरू अब एक सुंदर लड़की में बदलती जा रही थी, और ली मुआन का सपना इसे अब पहले से भी ज़्यादा आने लगा था। इधर वांगलिंग लगातार कल्टीवेट करते रहता है। इधर जाओरू लिटिल वॉयलेट के ऊपर बैठी रहती थी और लिटिल वाइट भी साथ में रहता था। ये आसमान की तरफ देखती थी और जाओरू कहती भी कि लिटिल वाइट मैं फील कर रही हूँ कि बिग सिस्टर जो कि मेरे अंदर है वो धीरे धीरे जाग रही है, और शायद जब वो जागेंगी तो मैं जा चुकी रहूँगी, और जब मैं जा चुकी रहूँगी तो तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा, और तुम्हें अंकल से मैं वहीं पे भिजवा दूंगी जहाँ पे तुम रहते थे। लिटिल वाइट भी समझता था, हालांकि जाओरू इसे बुली करती थी, पर जाओरू को यह पसंद करता था क्योंकि ये जानता था जाओरू भी इसे अच्छे से रखती है। और इस दौरान ये पूछती है कि लिटिल वाइट तुम्हें क्या लगता है जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो क्या अंकल मुझे याद रखेंगे? लिटिल वाइट इस दौरान थोड़ा सा क्राउल करता है। अब इस दौरान जाओरू थोड़ी दूर पर देखती है जहाँ पर इसके अंकल बैठे थे, और ये समझती है कि अंकल जब भी आप मेरी तरफ देखते हो मुझे पता है आप बिग सिस्टर की तरफ देखते हो, और मैं समझ सकती हूँ वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है। और जाओरू इस दौरान लिटिल वॉयलेट से कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम फ्री हो जाओगे। इधर वांगलिंग इस समय हेवेंस की तरफ देख रहा था, यानी आसमान में, कि यार मैं हेवेंस को हमेशा रजिस्ट करता हूँ, इसके विरुद्ध जाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हेवेंस खेल ही जाता है मेरे साथ। और इस दौरान जाओरू आवाज़ लगाती कि अंकल नीचे आ सकते हो, और यहाँ पर वांगलिंग पहुँचता है और जाओरू कहती कि मैं आपके बाल को ब्रश करना चाहती हूँ। वांगलिंग भी बैठ जाता है। अब ये वांगलिंग के बालों को कंघी कर रही थी, और इस दौरान पूछती कि अंकल क्या आप आपकी और बिग सिस्टर की स्टोरी बता सकते हो? और वांगलिंग मान जाता है, स्टोरी ये सुनती है। और जाओरू इस दौरान पूछती है कि अगर मैं जल्दी मर गई तो क्या बिग सिस्टर वानेर वो जगेंगी नहीं? वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और जाओरू कहती है कि आपकी नज़र में मैं बस एक शरीर हूँ ताकि बिग सिस्टर वानेर जाग जाए, लेकिन मैं तो आपको अपना फैमिली मानती हूँ, अपना अंकल मानती हूँ, और जब आप मेरी तरफ देखते हो तो मुझे क्यों नहीं देखते हो, केवल बिग सिस्टर को ही देखते हो। वांगलिंग इसे समझाता है कि तुम थक चुकी हो, जो आराम करो। पर इस दौरान जाओरू रोने लगती है और कहती है कि अंकल मैं डरी हुई हूँ। वांगलिंग की आंखों में भी इमोशंस अलग ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और वांगलिंग सोचता है कि वानेर अगर तुम होती तो क्या करती? इधर जो लिटिल वाइट था वो यहाँ से जा चुका था। वांगलिंग जानता है कि वो रात में गया है, बट फिर भी ये कुछ बोलता नहीं, और लिटिल वाइट के जाने से जाओरू और कमजोर पड़ जाती है। और लिटिल वाइट क्योंकि इसका अकेला दोस्त था, वांगलिंग लिटिल वाइट को वापस लाने वाला था, पर जाओरू मना कर देती है कि वो जाना चाहता है तो वो उसका चॉइस है, जाने दीजिए। 1 महीना इस दौरान बीतता है, जाओरू ठीक हो जाती है, लेकिन पहले से और ज़्यादा ये शांत हो चुकी थी। 2 महीने और बीतते और फाइनली लिटिल वाइट वापस आता है, और इसके मुंह में एक फायर रेड ट्री ब्रांच था जिसमें एक फल लगा हुआ था। जाओरू काफ़ी खुश हो जाती है कि मतलब तुम मुझे छोड़ के भागे नहीं, और इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लिटिल वाइट इसके जो फर थे वो पहले के जैसे नहीं थे, क्योंकि भाई ये जंगल में 3-4 महीने से हुड़दंग मचा रहा था, और ये इंजर्ड भी था और काफ़ी थका हुआ लग रहा था। एक बड़ा सा घाव इसके पेट में देखा जा सकता था। लिटिल वाइट देखते हैं कि इस समय वांगलिंग नहीं है, और लिटिल वाइट इसे वो फ्रूट देता है, और मानो ये कह रहा हो कि जाओरू इसे खा लो। पर जाओरू पूछती है ये कौन सा फल है? दूर से वांगलिंग की आवाज़ आती है कि ये नासेंट सोल शैटरिंग फ्रूट है। लिटिल वाइट के बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, और लिटिल वाइट इस दौरान जाओरू के करीब आ जाता है और वांगलिंग पर भौंकने लगता है। और वांगलिंग कहता है मानना पड़ेगा तुम्हें, अपने को अपने मास्टर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब इस दौरान जाओरू पूछती है कि ये नासेंट सोल शैटरिंग फ्रूट क्या होता है? वांगलिंग बताता है कि अगर तुम ये फल खा लोगी तो वानेर जो कि तुम्हारे अंदर है वो मरेगी तो नहीं, बट बहुत वीक हो जाएगी। जाओरू भी चौंक जाती है और लिटिल वाइट से पूछती है, और ये फल को फेंक देती है, और वांगलिंग से कहती है आप लिटिल वाइट को हर्ट मत करना। वांगलिंग मान जाता है और यहाँ से चला जाता है, और जाओरू मन में कहती है कि अंकल मुझे पता है कि आपको और बिग सिस्टर को कैसे रीयूनाइट करना है। वांगलिंग रुक जाता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है। इधर समय बीतता है और 2 साल और निकल जाते हैं, और इस समय इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा होल था, और यहाँ पर एक स्ट्रेंज पौधे को देखा जा सकता है।
जिसके पत्ते काफी बड़े बड़े थे और इस पौधे पर भी बहुत सारे टैटूज थे। पर इसी समय आसमान में एक गोल्डन लाइट चमकती है और ये गोल्डन लाइट इस पौधे को कवर कर लेती है और इस पौधे को सप्रेस कर देती है। और इस दौरान एक आवाज गूंजती है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से कि हम अपने प्लेनेट को लेके रहेंगे, अपने प्लेनेट फू वेन को। इस ओल्ड मैन के बॉडी पर कोई भी टैटूज नहीं थे, पर इसके फोरहेड पर 11 लीव्स मार्क चमक रहे थे। और इन 11 लीफ मार्क के अलावा एक और मार्क था, ये पूरी तरह से नहीं खुला था और जो गोल्डन लाइट इस पौधे पर अटैक कर रही थी ये उसे ब्लॉक करने लगते। ओल्ड मैन जुरान कहते हैं कि फर्स्ट सुजाकू ने खुद को सेक्रीफाइस किया था और उसके अलावा 9 मिड स्टेज के एसेंडेंट कल्टीवेटर्स को, ताकि वो हमें सील कर पाए इस 5 स्वर्ड्स के थ्रू हमारे फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन को 10,000 सालों से। लेकिन आज मैं खुद को सेक्रीफाइस करूंगा ताकि हमारे क्लैन वाले यहाँ से बाहर निकल सके। और ये अपने टैटू पावर को अपनी बॉडी से निकालते हैं और यहाँ पर जो भी ये स्वॉर्ड और इकट्ठा थी 5 तलवारों के रूप में, ये इन्हें पिघलाने लगते हैं। पुराने समय में ये ओल्ड मैन तभी भी जब जिंदा था तो अपने क्लैन मेंबर्स को मरते हुए देखता है, पर ये डरपोक था इसलिए ये बैटल में फाइट नहीं किया था। और ये कहता है उस समय मैं जिंदा तो बच गया लेकिन मेरा दिल वो मर चुका था। और ये कहता है कि 10,000 साल हो गए, वैसे तो मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन क्लैन वाले मुझे फाउंडिंग एंसेस्टर मानते हैं और उन्होंने मुझे जिंदा रखा था। मैं सरवाइव कर गया और फाइनल गोल्डन स्वॉर्ड को भी अब ये शैटर करने लगता है। अब फाइनल स्वॉर्ड भी ओल्ड मैन के चेस्ट में आके लगता है और ओल्ड मैन कहता है मैं 11 लीव्स मार्क पे पहुंच चुका हूँ, 12वां प्रकट होने वाला है और मैं अब एसेंडेंट कल्टीवेटर से ऊपर जा रहा हूँ और मेरा टैलेंट लिमिटेड है। ओल्ड मैन की आंखें अब 5वें तलवार की वजह से और ज़्यादा डिम हो जाती है, लेकिन ये कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे क्लैन वाले सरफेस पे वापस आ पाएंगे। और ये अपने सोल को सेक्रीफाइस कर रहा था ताकि इसके क्लैन वाले यहाँ से बाहर निकल सके। और इस समय वो जो गोल्डन नेट था जो कि 5 तलवारों से बना हुआ था वो आधे में पड़ जाता है। ये जो जायंट प्लांट था, पौधा था जो कि सप्रेस था, वो भी अब बाहर निकल जाता है। ओल्ड मैन की जो बॉडी थी इस पौधे में मर्ज हो जाती है और ये गायब हो जाता है। और इसी समय फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैंस के जो लोग थे वो होल से बाहर आना शुरू कर देते और सभी लोग उस पौधे की तरफ रेस्पेक्ट दिखाते। अब ये जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के लोग थे उनमें से एक वुमेन थे जिसने कि नकाब पहना था, जो कि एकदम शांत थे और ये कहती उम्मीद है तुम लोग मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं उस कियान फेंग को मारना चाहती हूँ। और इसी समय एक बर्ली मैन को भी दिखाया जाता है जो कि इस जायंट प्लांट से 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा और ये कहता है कि मुझे 4 सेक्टर लाइन्स को वापस लौटाना है, यानी कि उसको जिंदा करना है। अब ये जव टाइट था जो कि कुछ समय पहले ल्यू में से भी फाइट किया था और ये दोनों युंगकू जी के डिसाइपल है वांगलिंग की तरह। और इस समय दूर में माउंट सुजाको को दिखाया जाता है जहाँ पर गुफा में जुको जी बैठे हुए थे, यानी कि करेंट सुजाको। और इनका जो गुफा था वो एक्सप्लोड कर जाता है और ये बाहर निकलते हैं और सीधा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ देखते हैं। चेहरा इनका अगली हो चुका था। जुको जी इस दौरान अपने ऑरा को यूज करते हैं और एक टोकन इनके हाथों में आ जाता है और टोकन को ये कई भागों में बांट देते हैं और बोलते हैं क्योंकि मैं सुजाकू प्लेनेट का 14वें जनरेशन का सुजाकू हूँ, सेकेंड वॉर हमारा फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन से शुरू हो रहा है तो सभी को यहाँ पर आना पड़ेगा। और इस दौरान हेवनली जेड सेक्ट से एक ओल्ड मैन बाहर निकल के आते और इनका भी पावर लेवल एसेंडेंट लेवल के अर्ली स्टेज में था और इनका नाम चू यूनफे था। अब अर्थ सोल सेक्ट को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक अंडरग्राउंड केव था और वहाँ से एक मिडिल एज मैन बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं यार वो दिन फिर से आ ही गया। अब सुजाको में जो तीसरा सेक्ट था इमॉर्टल पाथ सेक्ट, वहाँ पर भी एक एल्डर थे एसेंडेंट लेवल में, तो वो भी बाहर आते हैं। और इस दौरान पीलू में सोल रिफाइनिंग सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर डू टियान अब ये जाग चुके थे। पर इधर वांगलिंग को भी दिखाया जाता है जिससे फर्क नहीं पड़ता है। उसका तो मेन मकसद था कि जब हेवेंस मैसेंजर आएगा तो ली मुआन को कैसे बचाना है। और अभी 2 साल बचे हुए हैं और अब जाओरू तो बहुत शांत हो चुकी थी और वांगलिंग जानता था कि ली मुआन का सोल धीरे धीरे जाग रहा है और जाओरू का लाइफ फोर्स वो कमजोर हो रहा है। लेकिन ली मुआन का सोल इन 1 सालों में थोड़ा स्लो हो चुका था, मानो वो जाओरू के सोल को डिवोर नहीं करना चाहता था। वांगलिंग समझता था कि ली मुआन की जो सेंसेस है अब वो जाग चुकी है थोड़ा, तो वो ऐसा किसी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। और वांगलिंग भी कहता है कि वानर मैं ट्राई करूंगा, मुझे भी पता है तुम इस लड़की को डिवोर नहीं करना चाहती हो और मुझे भी ये पसंद नहीं है। जैसे ही तुम बाहर आ जाओगी मैं इस लड़की को इसके पेरेंट्स के पास भेज दूंगा। ये वांगलिंग ली मुआन को प्रॉमिस कर चुका था। हालांकि वांगलिंग ने झूठ बोला था। ये दोनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अभी तक इसे पता नहीं था। अगर ये जाओरू के सोल को पहले निकालेगा देन ली मुआन नहीं बचेगी और ली मुआन को पहले निकाल लिया टाइम से पहले तो भी ली मुआन को घाटा था, क्योंकि अगर ये जाओरू के सोल को भी निकालेगा तो हेवेंस मैसेंजर तो आएगा ही ना जाओरू के सोल को ले जाने। और वांगलिंग का ये प्लान भी नहीं था। प्लान तो वही था ना कि ली मुआन का सोल जो उस प्रेग्नेंट लेडी में गया था
ये ओरिजिनल सोल होगा, बट जाओरू का सोल उस समय तक जन्म ले चुका था, और जब तक ली मुआन जाओरू के सोल को डिवोर नहीं करेगी तब तक ये संभव ही नहीं है। तो वांगलिंग बहुत परेशान था, और वांगलिंग तो डिसाइड भी कर चुका था कि ये जाओरू को सेक्रीफाइस कर देगा, और इन 4 सालों में ये अपने दिमाग को, मन को शांत भी कर लेता है। और वांगलिंग मन ही मन कहता है कि जाओरू, अब तुम्हारे बदले मैं इतना तो करूंगा कि तुम्हारी फैमिली अच्छे से रहे, एटलीस्ट 10 जनरेशन्स तक, और तुम लोग कंट्री क्यू पे राज करो। और मानो वांगलिंग ये मन में बोलता है, पर ये लड़की समझ जाती है, और ये 2 साल भी जो बचे हुए थे ये धीरे धीरे काफी करीबी से बीत जाते हैं। और इन बीते समय में वॉर छिड़ चुका था, फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन वर्सेस बाकी जो भी लोग थे यहाँ पर। और सुजाकू के साथ ज्यादा बड़े बड़े क्लैन फाइट भी नहीं करते, जिसकी वजह से सुजाकू वालों को भी पीछे हटना पड़ता था। और फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन ने बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर भी किया था, जो कि नॉर्मल क्लैंस के बीच में जाके रहते थे, पर थे ये इनके आदमी। इधर 3 महीने और बचे हुए थे हेवेंस मैसेंजर को आने में। समय बीत रहा था, और जाओरू के साथ लिटिल वाइट हमेशा से रहता है, और वो भी काफी दुखी था। लिटिल वॉयलेंट उसे तो समझता ही नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं था। और वांगलिंग इस दौरान अपने डिवाइन सेंस को जाओरू पर लॉक रखता है, ताकि ली मुआन पर ये नजर रख सके, और इधर अपने को प्रिपेयर्ड रखता है। हेवेंस मैसेंजर का टाइम क्योंकि करीब था, वहीं इसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो नीचे में ही कल्टीवेट कर रही थी। और इधर नींद में कभी कभी जाओरू रोती थी कि अंकल मैं डर रही हूँ, लेकिन समय के साथ ये भी कम हो जाता है। जाओरू अब धीरे धीरे 19 साल की हो चुकी थी, और आखिरी महीने तो ये पूरा टाइम सोते ही रहती है, क्योंकि ली मुआन का जो नासेंट सोल था इसे डिवोर करना शुरू कर चुका था। और इस दौरान लिटिल वाइट और लिटिल वायलेंट को वांगलिंग सील कर देता है, ताकि कोई परेशान न करे। और वांगलिंग खुद काफी दुखी था, और जाओरू की जो पुरानी मेमोरीज थी इसे याद आती। समय बीतता है, और आखिरी महीना भी जो हेवेंस मैसेंजर के आने का था वो बीत चुका था, और वांगलिंग अब फील कर सकता था कि ली मुआन का सोल जाग रहा है। पर इसी दौरान आसमान में चेंजेस होते हैं, ग्रे कलर के बादल आने लगते हैं, और उनके बीच में 2 लाल आंखों को देखा जा सकता था। वांगलिंग जानता था कि हेवेंस का मैसेंजर आ चुका है, और उसकी आंखें मानो वांगलिंग को चीरते हुए जाओरू पर फोकस थी, और 2 बड़े हाथ उसके जाओरू की तरफ बढ़ते हैं। और इसी समय स्पेस में लाइफ और डेथ स्क्रॉल भी प्रकट हो जाता है। ये वांगलिंग का रिनकार्नेशन साइकिल था, और ये गुस्से में कहता है स्क्रैम। अब स्क्रॉल में से ग्रे गैस बाहर निकलता है, जिससे वो जायंट हैंड आके टकराता है। और इस दौरान वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो ग्राउंड से बाहर आ चुकी थी, अंडरग्राउंड से, और जायंट हैंड पर ये एक पावरफुल पंच मारता है। और वांगलिंग कहता है इस बार भी तुम ली मुआन के सोल को तो लेके नहीं जा पाओगे। पर इस बार बादलों में से 2 हाथ दोबारा से वापस आते हैं, लेकिन इस बार उनमें बिजली कड़क रही थी। वांगलिंग भी समझ जाता है कि इस बार हेवेंस मैसेंजर ये प्रिपेयर्ड होके आया है। एक हाथ वांगलिंग की तरफ बढ़ती है, दूसरी इसकी ओरिजिनल बॉडी की तरफ। वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो पलक चपकते 100 फीट की हो जाती है, तीनों पर्पल स्टार्स चमकते हैं, और ये एक पंच मारता है। लेकिन जो बड़ा वाला हाथ था जब इससे टकराता है तो उसमें का जो बिजली पावर था वांगलिंग की बॉडी पे लगता है, और ये कई फीट दूर जाके जमीन में धंस जाता है। और ये जो बड़ा सा हाथ आया था इस बार वो शैटर नहीं होता है, लेकिन काफी पीछे हट जाता है। और जो दूसरा हाथ वांगलिंग की तरफ बढ़ा था, वांगलिंग इस पर लाइफ और डेथ स्क्रॉल यूज करता है, और इसे ब्लॉक कर देता है। अब फाइनली बादलों में से एक बड़ा सा चेहरा बाहर दिखता है, और ये गुस्से से वांगलिंग को देख रहा था। ये अपना मुंह खोलता है, और इसमें से ग्रे लाइट बाहर निकलती है, जो कि एक चक्र बोले तो चक्का में बदल जाता है। और इस समय स्काई का कलर चेंज होने लगा था, धरती हिलने लगती है। 5000 किलोमीटर की दूरी में जमीन में दरारें आने लगती है, स्पेस में कई सारे ब्लैक होल टाइप क्रिएट होने लगते हैं। पर इस दौरान वांगलिंग की जो फिजिकल बॉडी थी ये इसके बॉडी के साथ आके मर्ज हो जाती है। अब वो जो पहिया घूम रहा था उसे वो हाथ टच करते हैं। वांगलिंग इस पावर को समझता था, यह रिइंकार्नेशन साइकिल का पावर था। और अभी जो रिइंकार्नेशन साइकिल का पावर था वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, और मानो ये रिइंकार्नेशन साइकिल का पावर एक जेल सा बना लेता है, और वांगलिंग को यहाँ पर ट्रैप कर देता है। और वांगलिंग की बॉडी 1 इंच तक मूव नहीं कर पा रही थी, ये अपना एक फिंगर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और अभी जो जायंट हैंड था यह जाओरू की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग अब ये मूव तो नहीं कर पा रहा था, पर ये चिल्लाता है इसका दिल कि नहीं, ये 19 सालों से मेहनत कर रहा था इसी दिन के लिए, और ये ऐसे कैसे जाने दे सकता था ली मुआन के सोल को लेकर के। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल।